नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग अब भी फाइनल नहीं हो सका है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाना पटोले और संजय राउत के बीच उपजे विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बाला साहेब थोराट को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मामले को सुलझाए, और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बाला साहब थोराट ने आज शरद पवार से मुलाकात भी की। तो मुलाकात में क्या हुई बात, सीट शेयरिंग को लेकर कहां फंसा है मामला, बताएंगे। साथ ही महायुति में सीट शेयरिंग क्या कुछ फाइनल हुआ है, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। पर आज नहीं तो कल एमवीए में भी सीट शेयरिंग का मामला भले सुलझ जाए, पर इसका बड़ा नुकसान एमवीए को हो गया है। जमीनी स्तर पर नेता एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। सीट शेयरिंग का बवाल वोटरों को भी कंफ्यूज कर गया है। साथ ही कुछ बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र की राजनीति से दे देते हैं। शरद पवार ने पिछले 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था। अब इसी मामले में 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो वहीं चुनाव के बीच योगी के संदेश का वीडियो भी अलग अलग जगह लगाया गया है, जिसमें लिखा है, योगी संदेश, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो महाराष्ट्र की चुनावी हलचल से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट पर आज अपने शो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, महायुति में तो सीट शेयरिंग फाइनल बताया जा रहा है, लेकिन एमवीए में क्या चल रहा है? देखिए, एमवीए में कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक गलती करती चली जा रही है। जिस हिसाब से और जिन कारणों से हरियाणा हारी कांग्रेस पार्टी, वही दोहरा रही है महाराष्ट्र के अंदर। क्या चुनाव से पहले तक सारे सर्वे, सारे लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन चुनाव की घोषणा के फौरन बाद सीट शेयरिंग को लेकर के यहां तो अलग अलग पार्टियां हैं और यहां एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग गुट थे। तो कोई लिस्ट लेकर के आ रही है, कुमारी शैलजा लेकर के आ रही है, तो कोई और सुरजेवाला लिस्ट लेकर के आ रहे हैं, तो कोई सर्वे वाला लिस्ट दे रहा है, तो हुडा की लिस्ट है। आपने क्या किया? आपने जिन लोगों से आपको वोट लेना है उसको ही आपने कंफ्यूज कर दिया। यही गलती आप कर रहे हो महाराष्ट्र में, लेकिन ये रियलाइज नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी की। ऐन मौके पे जो अभी तक आपका सिपह सालार था, जो बातचीत कर रहा था, नाना पटोले को आपने सीन से क्यों हटाया? नाना पटोले को हटाने का आपने फैसला लेते ही शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को और महाराष्ट्र की जनता को यह आपने संदेश दे दिया कि आपने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली। इसका मतलब है कि नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो सीटों की डिमांड कर रहे थे, वो महा बेवकूफ आदमी था। वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता कोई बात नहीं। अब थोराट साहब क्या कर रहे हैं? आपने बताया वो शरद पवार से जाकर के मिल रहे हैं। वो मातोश्री भी गए, मातोश्री से आशीर्वाद लेने के लिए। ये वही धंधा शुरू हो गया जो काम उद्धव ठाकरे पहले किया करते थे कि आओ हमारे पास, हमसे बातचीत करो। भाई आप बड़ी पार्टी हैं, भाई नाना पटोले का दोष क्या है? यही है ना कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ये साबित करने में जुटे हुए थे। अब राहुल गांधी को ये साबित ही नहीं करना है। राहुल गांधी को जो है वो डोरमेट बनना है। राहुल गांधी को जो है वो उद्धव ठाकरे की तो क्या कहे उसको पिछलग्गू बनना है। तब ये तो थोराट साहब को आपने बुरा करके, तो आपने कांग्रेसियों को ये मैसेज दे दिया कि भाई मोदी को नीचा दिखाने के लिए हम अपनी उंगलियां कटवाने को तैयार हैं। इतनी बड़ी मूर्खता ऐन मौके पे। अब क्या होगा? अखबार में छपवाई जा रही खबर, नाना पटोले इसलिए नहीं मान रहे थे कि नाना पटोले मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। अरे क्या गड़बड़ है? ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए खुश होना चाहिए।
अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये समझ, ये इतनी बड़ी मिस्टेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली के हाईकमान में राहुल गांधी को ये थू थू कर रहे हैं कि ये क्या पागलपंथी इन लोगों ने कर दिया। कहां सीट लड़ना था 130 के आसपास, अब यहां पे 100 के ऊपर जो है आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और बिल्कुल राहुल गांधी को कोई इसकी चिंता फिक्र नहीं है। लेकिन बाला साहब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या कुछ हुई है बात, क्या सॉल्यूशन निकल गया है? देखिए, सॉल्यूशन की चर्चा तो चल ही रही है और बाला साहब थोराट को भेजा इसलिए गया क्योंकि नाना पटोले अपने कुछ क्षेत्रों पर पूरी तरीके से दबाव बनाए हुए थे कि इन क्षेत्रों में उद्धव ठाकरे को ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। जैसे विदर्भ में, वो विदर्भ से ही आते हैं और वो विदर्भ के सीटों पर 3-4 सीटें ऐसी है जिस पर दावा कर रहे थे कि इस पर कांग्रेस ही लड़ेगी। पिछली बार भी कांग्रेस 15 सीटों पर जीती थी, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा सीटें कांग्रेस यहां ले, जबकि उद्धव ठाकरे उस पर तैयार नहीं थे। अब वो दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ा कि तू मैं हो गया। तो अब नाना पटोले दूसरे स्तर पर मुंबई के रीजन में बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए थे कि मुंबई के क्षेत्र में भी इस बार कम से कम कांग्रेस का बेस थोड़ा और मजबूत हुआ है, तो हम यहां भी शिवसेना से हम सीटें ले। शिवसेना उद्धव ठाकरे, यानी कि उनका मानना है कि शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो मुंबई, ठाणे, कल्याण और ये जो कोंकण का बेल्ट है, कोंकण क्षेत्र, उसमें शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो गई है। तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना में ये दोनों के वोट टकराएंगे और उद्धव ठाकरे हमारे बेस वोट जो है उस पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों ना खुद करें। ये चल रहा था उनके दिमाग में और उन्होंने इसी के लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया था दिल्ली में। लेकिन समस्या क्या है नाना पटोले को लेकर कि नाना पटोले 6 साल से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस की। 2018 से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और 18 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उनका प्रमोशन जल्दी हो गया। जबकि बाला साहब थोराट को देखिए, ये खानदानी कांग्रेसी हैं। इनके पिता भाऊ साहब थोराट कांग्रेस के नेता रहे, विधायक रहे। 1985 में जब ये यंग थे तो इनको टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस से, इन्होंने बगावत कर दी, निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। फिर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अब इनको जो लगभग 3 दशक का इनका राजनीतिक कैरियर है और बीच में इन्हें आपने दबा दिया, तो कांग्रेस के अंदर प्रेशर ग्रुप बन गया कि ये जो नाना पटोले हैं ये किसी तरीके से सीट शेयरिंग पर कंफ्यूज कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से लड़ रहे हैं, जिसके कारण अघाड़ी में टूट फूट हो जाएगा। अब कांग्रेस के अंदर जो नाना पटोले के लेकर चल रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी से आया है, ये नहीं चाहता है कि दूसरे कांग्रेसी नेता जो पुराने नेता हैं उभर कर सामने आए, पूरी तरह से दादागिरी कर रहे हैं। तो ये मैसेज जब राहुल गांधी को दिया गया, राहुल गांधी फिर कंफ्यूज, क्योंकि उनको कंफ्यूजन का कारण पार्टी को लेकर नहीं होता। ये तो अभी हरियाणा से कंफ्यूज होकर आए हैं, महाराष्ट्र में लगा कि ऐसा ना हो जाए कि पटोले के कारण उधर बाला साहब थोराट भी नाराज हो जाए, पृथ्वीराज चौहान भी नाराज हो जाए, तो ये सारे गुट बन जाएंगे, तो हमारी पार्टी का तो सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल। और राहुल गांधी के कंफ्यूजन का इफेक्ट तो सर जनता में भी देखने को मिलेगा, ऐसे तो वोटर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, वोटर को साफ साफ 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तरफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ आइडिया, क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप, क्लैरिटी ऑफ इश्यूज, क्लैरिटी ऑफ, अभी देखिए जिस तरीके से कुछ योजनाओं को लेकर के घोषणा की गई है उसका फायदा तो उनको मिल ही रहा है। लेकिन अगर आप जो वहां पे सरकार को बदलने में जुटे हुए हैं, आपके पास क्लैरिटी ना हो, ना योजनाओं की, ना मिशन की, ना आइडियोलॉजी की, ना लीडरशिप की, तो आप किस तरह से एक इसको कह सकते हैं कि आखिरी मौके पे कॉबल्ड अप एक गठबंधन क्रिएट कर रहे हो। तो ये तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी हार की ये मीडिया वाले कुछ लोग और यहाँ पे ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि वहाँ पे शिंदे और बीजेपी की सरकार वापस नहीं लौटेगी। जो हाल दिख रहा है कि मतलब आपने क्या कर दिया, राजीव जो बता रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ रही है। जब ये आप आपस में ही लड़ोगे, इसका मतलब है कि आपने
एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लिया जिसके ऊपर आपको चुनाव के समय भरोसा खत्म हो गया। भाई आपने बनाया ही क्यों उनको अध्यक्ष? जब आपने अध्यक्ष बनाया और वो तो ये नहीं कह रहा है कि भाई इस बात के लिए तो नहीं उसको आप कटघरे में डाल सकते, वो कांग्रेस की भलाई के लिए नहीं काम कर रहा है, गठबंधन की भलाई नहीं हो रही, वो ज्यादा सीटें दे दे, ज्यादा मांग जो है वो उद्धव ठाकरे की मान ले, शरद पवार की बात को मान ले तो वो अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। थोरट साहब यही करने वाले हैं। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी हर राज्य में को एक, कांग्रेस पार्टी ना कहें, राहुल गांधी, उनकी राजनीतिक समझ इतनी इमेच्योर है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बात जो आपको बता रहा हूं कि चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद कौन पार्टी और कौन पार्टी बची रहेगी, कौन पार्टी टूटेगी, किसमें कितना छेद होगा, वो अलग कहानी है, लेकिन कौन किसके साथ रहेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। जिस हिसाब से ये चुनाव चल रहा है, जनता को कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थकों को ही कंफ्यूज कर दिया है। जिस हिसाब से आप देखिए कि जो वोट को लेकर के विदर्भ में आप क्या कर लेंगे, इतनी लड़ाई विदर्भ और मुंबई को लेकर के है ना। कोई सर्वे करके पता कर रहा है विदर्भ में क्या हवा चल रहा है? विदर्भ में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करने जा रही है। मुंबई में हवा निकल जाएगी ये एमबीए वालों की, उस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग टेंजेंट पे चली गई है। एक और मैसेज क्लियर देने की कोशिश की जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे। वो तो वही तो एंथम बन गया है। योगी जी का क्या काम है? जितने होर्डिंग लगे हुए योगी जी वहां पे खड़े हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लीजिए। आप कैसे लड़ोगे इसमें? कैसे क्या करोगे? हैवी पोलराइजेशन होगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो हैवी पोलराइजेशन करे। वो इसलिए क्योंकि जब आप लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स किस तरीके से इकट्ठा हुए, किस तरीके से आपने उनको पोलराइज किया, तो जब मुसलमान को आप पोलराइज कर सकते हो तो भारतीय जनता पार्टी में क्या वो दाग लग जाएगा कि वो हिंदुओं को पोलराइज करे? तो ये देखिए हैवी पोलराइज चुनाव ये होने जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो उद्धव ठाकरे होने। बिल्कुल। तो सर, महाराष्ट्र में योगी जी का संदेश कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और एक चीज आपसे समझेंगे, जो शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, किसकी जीत नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ये बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा है, ये तो अभी से दिखना शुरू हो गया। वहां पर सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक उपचुनाव भी होना है नांदेड़ में लोकसभा का, और लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस की सीट है। लेकिन वहां पर क्या किया, इम्तियाज जलील ने कहा है नांदेड़ उपचुनाव में हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे या खुद भी हम उतर सकते हैं, यानी कि एआईएमआईएम का कैंडिडेट वहां पर होगा। नांदेड़ कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे 15-16% मुसलमान हैं, लेकिन नांदेड़ शहर में 24 से 25% मुसलमान हैं। और ये लोग चाह रहे हैं कि एआईएमआईएम वाला दबाव बना रहा है कि देखो ये लोकसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस अघाड़ी को हम हराएंगे, और उसके बाद पहले से जो हम वहाँ पर मुस्लिम राजनीति करते रहे हैं, औरंगाबाद में, उस्मानाबाद में, धूले में, ये सारे क्षेत्रों में हम भी मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे। जो क्षेत्र 25-30% मुस्लिम आबादी वाला है वहां पर अघाड़ी को जीतने नहीं देंगे। यही बात थी। एआईएमआईएम का कैंडिडेट ओवैसी का कैंडिडेट उतरा, और फिर औरंगाबाद में ईस्ट और सेंट्रल दोनों जगह पर ये हार गए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो ऐसी स्थिति वहां पर चल रही है। इसलिए बटोगे तो कटोगे, ये अभी महाराष्ट्र में एक स्लोगन बन चुका है। वहां पर ये लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एक हिंदुत्ववादी लीडर थे, बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे सो कॉल्ड सेकुलर हो गए। अब इन लोगों के साथ बैठे होते हैं जिसके घर पर कभी ऐसा होता था कि भगवा लहराता था, आज उसके घर के सामने मुसलमान टेंट तंबू डाल के बैठ जाते हैं। तो ये जो स्थितियां चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें पूरा का पूरा रीजन, जैसे डॉक्टर साहब ने विदर्भ की बात की, मराठवाड़ा में वही स्थिति है, और उसके बाद ये जो पूरा कोंकण का बेल्ट है जहां 75 सीटें हैं, मुंबई में, ठाणे में, कल्याण में, यहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना चल रही है। क्योंकि ठाणे और कल्याण में तो
एकनाथ शिंदे का एक बेहतर वर्चस्व है और शिवसेना बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर तरीके से तैयारी कर रही है। पिछली बार जो 29 विधायक इस क्षेत्र से शिवसेना के पास आए थे, उसमें से 20 विधायक किसके साथ हैं? एकनाथ शिंदे के साथ। तो अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी खोखली हो चुकी है, लीडर्स नहीं है। और दूसरे तरफ कांग्रेस और एनसीपी इस बात के लिए डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे के साथ जो लोकसभा में थे, हमारे पक्ष में वोट दे रहे थे, इस कंफ्यूजन के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को वोट देने लगे, क्योंकि ये चाल चल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी चल रहे हैं। किशोर कन्हरे एक शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, उन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। दिल्ली के ऑफिस में मल्लिकार्जुन खड़गे स्वागत कर रहे हैं। भाई एक तरफ सीट शेयरिंग पर हंगामा चल रहा है और शिवसेना यूबीटी के नेता को आप अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो, तो वहां के लोग क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि ये तो शिवसेना जो बची ऊंची है उसको कांग्रेस वाले तोड़ तोड़ के हमें और कमजोर कर रहे हैं, तो इसको हम क्यों जिताएं? ये स्थितियां चल रही है। इसलिए शरद पवार को डर लग रहा है कि ये जो हमारा चुनाव चिन्ह वो बचेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि पहले से इस पार्टी ने, पहले भी शरद पवार सुप्रीम कोर्ट में गए। जब शरद पवार की पार्टी ओरिजिनल जो एनसीपी है वो दे दी गई है अजीत पवार को, उनको वो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह भी दिया, फंड पर उनका अधिकार है, ऑफिस पर उनका अधिकार है। तो फिर से आप चैलेंज कर रहे हो कि इस चुनाव में, क्योंकि वो उपचुनाव की बात थी, लोकसभा चुनाव की बात थी, अब विधानसभा का चुनाव है, तो फैसला तो इस पर अजीत पवार के पक्ष में ही आना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन में शामिल दलों में सीट शेयरिंग तक को लेकर बैठकों का दौर जारी है। महाविकास अघाड़ी और महायुति के दलों में सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी चरण में है। इसी क्रम में महायुति में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल बताया जा रहा है। खबरों की माने तो बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 68 से 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिली हैं। जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी, पर एमवीए में सीट शेयरिंग के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो महाराष्ट्र चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।